नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दुर्गा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सेट नंबर 4 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश में विकसित की गई है? अगर दोस्तों बात की जा रही है तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल की ये दोस्तों भारत में इसका निर्माण किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और हेलिना टैंक रोधी एक मिसाइल है जो भारत में दोस्तों विकसित किया गया है। और पिनाक जो है पहला स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट, इसको ध्यान रखिएगा, रॉकेट है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए नीति आयोग के, तो नीति आयोग के नए सीईओ जो है ये वी आर सुब्रमण्यम बने हैं, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर जबकि दोस्तों बात की जाए उपाध्यक्ष के, ये उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और दोस्तों बात कीजिए नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये योजना आयोग के नाम पर ये नीति आयोग किया गया है। और बात की जा रही योजना आयोग की, तो ये 1950 में इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। चलिए अगला प्रश्न है, टारकस फॉर युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? अगर दोस्तों बात की जाए टारकस फॉर युद्ध अभ्यास 2023 की, ये दोस्तों टारकस फॉर युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन चेन्नई में किया गया था। और ये थल सेना के द्वारा यह अभ्यास था, जो भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों ये किया गया था, जो ऑप्शन सी पर किया गया। और दोस्तों बात की जा रही है 2023 में इसका छठा संस्करण, ये छठा संस्करण था इसका। अगला प्रश्न है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, तो क्या है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? अगर बात की जाए दोस्तों फैमिली प्रोजेक्ट की, तो ये ग्रामीण आबादी लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने के द्वारा योजना की शुरुआत की गई। इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन भी पढ़ दिया आंध्र प्रदेश इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? दोस्तों बात की जाए इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया है? इसरो ने दोस्तों अपना पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। और इसका मुख्यालय दोस्तों बात की जाए तो ये मुख्यालय जिसका बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, बेंगलोर में इसकी मुख्यालय, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए भारत की 80वें ग्रैंड मास्टर की, तो ये बने हैं विघ्नेश NR बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। विघ्नेश NR बन चुके हैं। और दोस्तों इसका संबंध जो है चेन्नई से है, इसका संबंध की बात की चेन्नई में है। और दोस्तों बात की जाए 79वें ग्रैंड मास्टर की, तो ये बने हैं गणेश M थे इसका। अगर बात की 78वें के, तो ये थे कौस्तव चटर्जी, इसके 78वें थे, इसको ध्यान रखिएगा, कौस्तव चटर्जी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? अगर दोस्तों बात की जाए अर्जुन पुरस्कार से, तो अर्जुन पुरस्कार 2022 में दोस्तों कुल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। कुल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार के तहत दोस्तों खिलाड़ी को 15 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इसमें 15 लाख धनराशि दी जाती है। अगर दोस्तों बात की जाए ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में, इसमें दोस्तों 25 लाख इसमें दी जाती है, 25 लाख इसमें दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ध्यानचंद्र खेल में। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पाटिल का संबंध किस क्षेत्र से? अगर दोस्तों बात की जाए तो पद्म भूषण 2023 से सम्मानित कमलेश D पाटिल का संबंध दोस्तों, इसका जो संबंध है ये अध्यात्मवाद से है। अध्यात्मवाद से इसका संबंध है, जिसमें कुल 9 नागरिक को दोस्तों सम्मानित किया गया है। और कमलेश पाटिल का संबंध दोस्तों अध्यात्मवाद से ही दोस्तों है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर है। बात की जा रही है 5वां यूथ खेलो गेम्स की दोस्तों, तो ये इसका संबंध जो है 5वां यूथ गेम्स 2023 का आयोजन ये MP में किया गया था, मध्य प्रदेश में इसका शुभांकर किया गया था। जिसमें कुल 8 शहर थे, 8 शहर इसमें कुल थे।
और इसका शुभांकर था दोस्तों आशा और चीता। आशा जो था, इसका संबंध आफाफ था और आशा का मतलब चीता होता है। और इसका थीम की दोस्तों बात की जाए तो इसका थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस खेल में प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान दोस्तों महाराष्ट्र रहे हैं, महाराष्ट्र इसमें रहे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? दोस्तों बात की जाए तो पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? इसके लेखक की दोस्तों बात की जाए तो ये कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक थे, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नए फनफद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? अगर दोस्तों बात की नए फनफद भवन की तो ये दोस्तों HCP के द्वारा ये किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और जबकि दोस्तों इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरा चैनल जल्दी दोस्तों मोनेटाइज हो जाए, आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अगर दोस्तों बात की जाए सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर की तो ये 2025 तक इसकी पूरा लक्ष्य रखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का दोस्तों ये 2030 तक इसको रखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बात कीजिए सियोल शांति पुरस्कार 2022 की तो ये टीम बनरफली को ये चुना गया है, सम्मानित इसको किया गया, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर बात की जाए 2018 में तो यह पुरस्कार दोस्तों फ्री नरेंद्र मोदी को ये 2022 में दिया गया था, 2022 में फ्री नरेंद्र मोदी को यह दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण पर्यटक को आकर्षित करने के उद्देश्य दोस्तों किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य थीम था पर्यटक को आकर्षित करना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध किससे है? तो दोस्तों बात की जा रही है जुआरी ब्रिज की, ये दोस्तों एशिया का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों ये केबला वाला 8 लेन का जुआरी ब्रिज है, जो है 8 लेन का जुआरी ब्रिज है। और दोस्तों इसका संबंध जो है, इसका संबंध गोवा से है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई की दोस्तों बात की जाती है, इसकी लंबाई 640 मीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, किस IIT ने वाटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? अगर दोस्तों इसकी बात की जा रही है तो ये जो है ये IIT मद्रास ने इसकी अवार्ड जीता, IIT मद्रास ने इसकी अवार्ड जीता है। और अवार्ड को दोस्तों इस अवार्ड को शिक्षा ऑस्कर भी अवार्ड कहते हैं, इस अवार्ड को जो है शिक्षा ऑस्कर अवार्ड भी इसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? दोस्तों बात कीजिए रक्षा मंत्रालय के बोल रहे डोर्नियर विमान खरीदने के किसके साथ ये बात किया है, समझौता किया है? अगर दोस्तों बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय ने छो डोर्नियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ दोस्तों ये क्या क्या समझौता किया है? और इसके लिए दोस्तों 667 करोड़ रुपये के दोस्तों खर्च किए जा रहे हैं। और HAL की दोस्तों स्थापना की बात की जाए तो ये 1940 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता दोस्तों कौन है? अगर इसके उद्घाटनकर्ता की दोस्तों बात की जा रही तो प्रतिवर्ष दोस्तों नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव माना जाता है, तो हम लोग सभी जानते हैं हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष माना जाता है। और दोस्तों 1 से 10 दिसंबर 2022 तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? दोस्तों बात की जा रही तो भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे जो जनवरी 2023 में। अगर दोस्तों इसकी बात कीजिए तो भारतीय वायुसेना का 2 विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 की दोस्तों दुर्घटना जो है 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुरैना में हो गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेशियाई ओपन 2023 का बैडमिंटन खिताब
पुरुष एकल में किसने जीता है? अगर दोस्तों ये बात की जाए तो मलेशियाई ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब के विजेता डेनमार्क के विक्टर ने जीता था। और महिला एकल की दोस्तों बात की जाए तो यामागुची ने जीता था, जो दोस्तों जापान की है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कहाँ का था? डेनमार्क का था। ये डेनमार्क का था। अगर महिला एकल की दोस्तों बात की जाए तो यामागुची थी, यामागुची, जो दोस्तों जापान की है, जापान की दोस्तों ये, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेशियाई ओपन 2023 का बैडमिंटन खिताब स्थित हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? अगर दोस्तों बात की जा रही किसे हराकर जीता है तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दोस्तों ये जीता है। इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये जीता है। और इस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। और दोस्तों 2023 में इसका आयोजन जो है ये बांग्लादेश में किया जाएगा, ये बांग्लादेश में किया जाएगा 2024 में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2022 से खिताब किसने जीता है? दोस्तों बात की जाए मिस अर्थ 2022 से खिताब दोस्तों बोल रहा है किसने जीता है? अगर मिस अर्थ 2022 ये मिन सू चुई ने जीता है। और इसका संबंध दोस्तों दक्षिण कोरिया से, मिन सू चुई जीता है। और ये दक्षिण कोरिया की ये रहने वाली, दक्षिण कोरिया की, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो H3N2 वायरस का संबंध ये दोस्तों इन्फ्लुएंजा से इसका संबंध है, इन्फ्लुएंजा से दोस्तों इसका संबंध, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है दोस्तों है इन्फ्लुएंजा जो है, और इसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, हांगकांग, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, हांगकांग फ्लू के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? ऑस्कर 2023 हेतु भारत की कितनी ओर से फिल्मों को दोस्तों सम्मानित किया गया है, शामिल किया गया है? अगर तो इसकी बात की जाए तो भारत की ओर से दोस्तों तीन फिल्मों को इसमें शामिल किया गया है। अगर दोस्तों बात की जाए जिसमें से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विक्टियर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ये अवार्ड जीता, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट मेरापी का संबंध इंडोनेशिया से है। और दोस्तों हाल के दिनों में दोस्तों विस्फोट हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाब अल मांडेव जलफंदी किसे जोड़ता है? वाल अब मंडेव जलफंदी दोस्तों बोल रहा है कि ये किससे जोड़ता है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो वाल अब मंडी के दोस्तों ये हिंद महासागर को ये लाल सागर से ये जोड़ता है। अगर दोस्तों बात की जाए तो हिंद महासागर और लाल सागर को ये मंडेव जलफंदी जोड़ती है। और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी की दोस्तों बात की जाती है, ये हारमुफ जलफंदी जोड़ती है, हारमुफ जलफंदी ये जोड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अगर दोस्तों बात की जा रही थी ये भारत की बोले कि पर्वत श्रेणी की बात की, इसमें कौन सी भारत की है? तो ये दोस्तों हिमाद्री श्रेणी या महान श्रेणी जो है यही दोस्तों है, इसको ध्यान रखिएगा। हिमानी श्रेणी या महान श्रेणी यही जो है, इसको दोनों जो ऑप्शन ये पढ़ दिया गया है। और इसके आगे दोस्तों कुछ फैक्टरों की बात की जा रही तो इस श्रेणी का निर्माण टर्फी यदि युग में हुआ था। और यह एक दोस्तों नवीन मोरदार पर्वत का यह उदाहरण, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये मोर एवं पूर्णा जो है ये पूर्णा, बेतुन, मोर, ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये जो है ये ताप्ती की ये सहायक नदी है। और दोस्तों ताप्ती पश्चिम भारत में ये बहने वाली नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जा रही है कोर इंडस्ट्री की बात की दोस्तों ये जो है ये कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? कोर इंडस्ट्री की उदाहरण, इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
बोडो जनजाति निवास करते हैं। अगर दोस्तों बात करें बोडो जनजाति की, ये निवास कहाँ करते हैं, तो बोडो जनजाति दोस्तों भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है और वह मुख्य रूप से असम या जो है मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में पाया जाता है। और दोस्तों अमेजन बेसिन का मुख्य जनजाति ये क्या है, ये बोडो, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका आंसर गारो हो जाएगा। गारो में ये गारो फर्क दोस्तों बात की है मेघालय में ही गारो काफ़ी जयंती है, ये सब में ही है, इसको ध्यान रखें। असम दोस्तों मेघालय में है, मेघालय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों बात की जा रही है, तो ये कुचिकल जो है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है, जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों यह कर्नाटक में वराही नदी पर है। कर्नाटक में जो है ये वराही नदी पर, इसको ध्यान रखिएगा, वराही नदी पर है। अगला प्रश्न है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये बेरन द्वीप जो है इसकी जो है उद्गम ये ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। और दोस्तों यह द्वीप बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में है। यह भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसको ध्यान रखिएगा। यह भारत का जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा दोस्तों बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये मणिपुर जो है इसकी सीमा नहीं लगती, बाद बाकी मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की सीमा लगती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें ऑप्शन में है मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और वित्त आयोग। अगर दोस्तों इसकी बात की जा रही तो मानव अधिकार आयोग ये नहीं है, बाद बाकी सभी संवैधानिक ये संस्था, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 34 का दोस्तों ये गलत है, बाद बाकी सभी ये सब सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया गया है। और दोस्तों और अनुच्छेद 281 के तहत की बात की जाए, 281 की बात राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिएगा भारत का ये राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखवाना जाना आवश्यक है। अगर दोस्तों इसकी बात कीजिए तो अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर इस संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा 36 का देखिएगा तो इसका यही हो जाएगा, 1 माह के अंदर दोस्तों इसका सिफारिश हो जाना इसका तय है। अगला प्रश्न है राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है। राज्य सरकारों को कृषि आय नियत को दोस्तों कौन करता है। अगर इसकी बात कीजिए तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रतिष्ठित 46वें के तहत कृषि आय पर दोस्तों कर का उल्लेख करता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत का संविधान का ये सब काम होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र या लगाया गया एकत्रित किया जाता है और तथा केंद्र और राज्यों के मध्य विस्तृत किया जाता है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के यह प्रावधान है। ये संविधान दोस्तों 270 के तहत ये प्रावधान किया है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत द्वारा लगाया गया है और एकत्रित किए जाएंगे तथा उन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा, इसको ध्यान रखिए। जो 270 के अंतर्गत इसको रखा गया। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों संबंधों से संबंधित सहकारियों आयोग ने अपना
प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की कार्यपालिका की जांच के लिए सहकारी आयोग का गठन दोस्तों 9 जून 1983 को किया गया है। और 9 जून 1983 को दोस्तों इसका गठन किया गया, 1983 को इसका गठन किया गया है। और तथा इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1988 को प्रस्तुत किया। अगर इसकी दोस्तों बात की जाए प्रतिवेदन तो ये 1988 को दोस्तों इसका प्रतिवेदन किया गया है। और इस आयोग के निम्न पदस्थ थे न्यायमूर्ति R.M. सहकारिया और V. शिवरवन और डॉक्टर S.R. सेन इसके थे। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध जो है ये यही करती है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन दोस्तों सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों बात की जाए, अगला प्रश्न है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की दोस्तों बात की जा रही है, इसकी अनुच्छेद 224 के अंतर्गत के तहत उच्च न्यायालयों में बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। और अनुच्छेद 241 के एक के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी कार्य के विरोधी कारण या उसके कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहरित व्यक्तियों को 2 वर्ष के अधिक की ऐसी अवधि के लिए नियुक्त करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा तो ये उच्च न्यायालय में ऐसा होता है, उच्च न्यायालय के द्वारा ये सब किया जाता है। तो जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सी नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत में से कौन सी नहीं है? दोस्तों बात की जाती है कोयला जो है ये नहीं है, बाद बाकी सूर्य की पूरी किरणें, पवन और बायोमास ये तो सभी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों बात की जाती है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बात की 14 जून को विश्व रक्त दिवस ये मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए 22 मार्च दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और दोस्तों बात की जा रही तो ये 21 मार्च की विश्व वानिकी दिवस इसको मनाते, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी? अगर इसकी बात की जाए तो प्रो लीग कबड्डी जो है इसकी शुरुआत 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रथम खेल प्रायोजक मुंबई में दोस्तों हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में ये हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए किसकी तरफ ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है तो वायुमंडल के ताप में वृद्धि करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव भी दोस्तों कहा जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए दोस्तों सर्वाधिक उत्तरदायी जो है ये कार्बन गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों यही गैस है। तो इस प्रकार से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए क्ले कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों बात की जा रही तो ये जो है ये लॉन टेनिस शब्द से संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? अगर दोस्तों बात की जाए शेयर बाजारों की तो ये जो है भारत में तो शेयर बाजार दोस्तों हिंदी जो है ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो है इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए सेबी की तो ये इसकी स्थापना जो दोस्तों है ये 1988 में 12 अप्रैल 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसी के द्वारा ये किया गया था। अगर इसे कुछ और तथ्यों की बात की जाए तो ये सेबी अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। और इसका मुख्यालय दोस्तों बात की जाए तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में इसका मुख्यालय है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों बात की CBFC का पूर्ण रूप की दोस्तों बात की जा रही तो इसका जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन दोस्तों इसका होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसका होता है, जो ऑप्शन ए पर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है। और दोस्तों बात की जब पूरा वकालत जो है किसने अपनाने की बात की है, तो जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण उन्मूलन के लिए दोस्तों पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, पूरा मॉडल अपनाने का यही समर्थन किया था। और पूरा का पूर्ण रूप में दोस्तों होता है प्रोविजन ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटाइज टू रूरल एरिया, जिसकी फुल फॉर्म इसकी रखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, देव तथा उनके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। अगर दोस्तों बात की जाए तो ये जो है वेनेजुएला की राजधानी कारागस है, ये दोस्तों सही है। रोमानिया का दोस्तों बुखारेस्ट है, ये भी सही है। बारबोसा का दोस्तों ब्रिज टाउन है, भी सही दोस्तों। अगर बात की जाए गेबोन की, तो गेबोन की दोस्तों बुंजिल जो है ये गलत है, बुंजिल। दोस्तों बात की जाती है इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी दोस्तों है लिब्रेविल है, इसकी राजधानी है लिब्रेविल इसकी राजधानी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव दोस्तों माना जाता है। अगर इसकी बात की जा रही तो मोत्सू महोत्सव की दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों हॉर्नबिल तथा मोत्सू उत्सव में माने जाने वाला पर्व जो है ये नागालैंड प्रतिवर्ष माना जाता है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था। अगर दोस्तों बात की जा रही है चोल साम्राज्य का विस्तार जो है किस शासक के समय में सर्वाधिक हुआ था, ये दोस्तों चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के दोस्तों शासनकाल में ये हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी, इसको ध्यान रखिएगा। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों इसकी बात की जा रही है तो ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने दोस्तों ये करवाया था। और एलोरा में 34 शैलकिरीत गुफाएं हैं। और दोस्तों 1 से लेकर 12 तक की दोस्तों बात की जाए तो इसमें बौद्ध धर्म के लिए है, बौद्ध धर्म की। और 13 से 29 तक के दोस्तों बात की जाए, 13 से 29 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हिंदू के लिए है, हिंदू के लिए। और 30 से 34 की दोस्तों बात की जाए, 30 से 34 की बात की जाए तो ये जैन धर्म में की बात की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। दोस्तों बात की जा रही है वैदिक साहित्य की, दोस्तों ये पुराण जो है ये वैदिक साहित्य नहीं है, बाद बाकी वेद उपनिषद और आनंद की दोस्तों ये सब क्या है, ये साहित्य दोस्तों है। अगला प्रश्न है, महाविशान सूत्र की रचना किसने की थी। महाविशान सूत्र की रचना दोस्तों बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के दोस्तों शासन काल में कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान वसुमित्र की अध्यक्षता में दोस्तों इसकी हुई थी। और दोस्तों इसकी जो ये दोस्तों ये वसुमित्र की ये हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी को सेनाओं का मुकाबला किया था। अगर दोस्तों बात की जाए तो ये कर्ण द्वितीय जो है ये वही थे हिंदू शासक जिसने सामना किया था अलाउद्दीन खिलजी के सेना को। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के समय में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था। दोस्तों बात की जा रही पेंशन विभाग की दोस्तों बात की जा रही तो ये दीवान ए इफ्तिहाक इसको दोस्तों कहा जाता था, दीवान ए इफ्तिहाक दोस्तों इसको कहा जाता था। अगर उसको बात की जा रही है दीवान ए अर्ज को दोस्तों सैन्य विभाग कहा गया, दोस्तों सैन्य विभाग दोस्तों इसको कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा, सैन्य विभाग इसको कहा गया है और इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिर इसको देखते हैं, दीवान ए मुख्तराज को दोस्तों वित्त विभाग इसको कहा गया, इसको वित्त विभाग इसको कहा गया है।
और दोस्तों दीवान ए बंदरगाह की दोस्तों बात की थी, इसको दास विभाग कहा गया, इसको दास विभाग कहा गया। और दीवान ए दोस्तों इतिहास को दोस्तों पेंशन विभाग इसको कहा गया, इसको पेंशन विभाग इसको भी कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बात की जाए बहमनी साम्राज्य की, तो ये बहमनी साम्राज्य की दोस्तों अलाउद्दीन हसन शाह इसकी दोस्तों संस्थापक थे, संपादक थे, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही नहीं है। अगर दोस्तों बात की जा रही तो निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार ये सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कालक्रम की किस अनुसार में। दोस्तों बात की जाए तो ये रामानुजाचार्य, रामानंद और गुरु नानक और चैतन्य स्वामी, ये दोस्तों ये सही नहीं है। बाद में कि दोस्तों ये सभी सही है। बोला कि दोस्तों इनमें से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही, दोस्तों यही सही है, रामानुजाचार्य और रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य स्वामी, यही सही है, बाद बाकी सभी गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बात की जाए जहांगीर के समय की दोस्तों बात की जाए, इसमें बोल रहा है कौन कौन कथन इसमें से सही है। तो देखिए मंजूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, तो ये भी सही है। बात की जाए तो अब्दुल हसन एक छवि चित्रकार थी, भी दोस्तों सही है। बोल रहा है गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, दोस्तों ये भी सही। इस प्रकार से 1, 2 और 3 तीनों दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर दोस्तों बात की जाए तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके समय में दोस्तों आंग्ल सिख युद्ध, और इसके समय में आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 के बीच चला था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों अंग्रेज विजय हुए थे, इसको ध्यान रखिए, इसमें अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों बात की जा रही तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन दोस्तों कब हुई थी। दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की दोस्तों बात की जा रही तो ये 1906 में हुआ था, 1906 में दोस्तों हुआ था। इसकी जो दोस्तों ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के जो ढाका में हुआ था। और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का दोस्तों वार्षिक गठन अधिवेशन कराची में हुआ था। और इसमें दोस्तों 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1907 में दोस्तों बात की जाए, 1907 में दोस्तों बात की जाए तो ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन कराची में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ रहा है, कराची में हुआ था। और दोस्तों 1908 की बात की जाए तो 1908 में दोस्तों जो अमृतसर में हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इसका, कराची वाला। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया था। अगर दोस्तों बात की जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों बोल रहा है किसके द्वारा लगाया गया है। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद जो है ये हफरत मोहानी के द्वारा ये लगाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन सी पर है हफरत मोहानी, इसको हो जाएगा दोस्तों। और 8 अप्रैल 1931 को बम फेंकते वक्त दोस्तों इसके नारे लगाए गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का दोस्तों बोल रहा है गठन किया गया था, कब गठन किया गया था दोस्तों, अप्रैल 1936 में दोस्तों लखनऊ में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में इसका दोस्तों भारतीय किसान का गठन किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी फाजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा थे। और फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, और जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। दोस्तों बात की जा रही खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और इसकी बात दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे, यही नहीं किए थे, मदन मोहन मालवीय, बाद में की सभी किए थे, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली सभी किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है nm स्क्वायर kg पर स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऐसा इकाई है। अगर उसकी बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की दोस्तों ये उदाहरण, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान दोस्तों होती है? और इसकी बात की त्वरण और बल की दोस्तों ये जो है हमेशा एक समान होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो इसकी दोस्तों बात की जा रही कि किसी पिंड के दोस्तों द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, और यही कारण है कि जब अलग अलग दोस्तों द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। इस प्रकार से देखिएगा इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में से किसी में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? अगर दोस्तों बात की जाए नकारात्मक द्वारा तो दोस्तों जब कोई वस्तु पर बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब दोस्तों ये ऐसा होता है। तो जो दोस्तों ऑप्शन ए पर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण इनमें से किसके बीच का संबंध दर्शाता है? गति का दोस्तों बोल रहा है पहला समीकरण इनमें से किसके बीच दोस्तों दर्शाता है? तो अगर दोस्तों बात की जाती है वेग और समय के बीच दोस्तों दर्शाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? अगर दोस्तों बात की जाए तो कुचालक की कौन सी इसमें दर्शाता है तो पी और एच जी होते हैं, ये दोस्तों दर्शाते हैं शीशा और पारा, तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों बात की पी मतलब दोस्तों लेड होता है और एच जी मतलब दोस्तों पारा होते हैं, जो ऊष्मा के दोस्तों क्या होते हैं कुचालक होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में दोस्तों कौन सा निम्नलिखित में से सही है? अगर दोस्तों इसकी बात की जा रही है, बोल रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला विकल्प जो है इसमें दिया गया है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल दोस्तों 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है, दोस्तों यही एक सही है। अगर दोस्तों अगला विकल्प दोस्तों बात की जाए तो हवा में ध्वनि की चाल दोस्तों बोल रहा है 346 दोस्तों ये 332 होती है, 332, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों केवल एक ही सही है, बाद बाकी दो गलत हैं। अगला प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? अगर दोस्तों बात की जाए रेत और चीनी का दोस्तों ये विजातीय मिश्रण का दोस्तों ये उदाहरण हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं दोस्तों, बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में दोस्तों बोलते हैं क्या होते हैं? अगर बात की जाए इसके एक मोल दोस्तों 6.022 × 10⁻23 ये होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विलय और विलायक के समंग मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलय और विलायक के समंग मिश्रण दोस्तों बात की जा रही है, बोले इनको क्या कहते हैं? अगर बात की जाए तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को दोस्तों समंगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समंगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। जैसे कि जब चीनी को पानी में दोस्तों मिलाएंगे, चीनी को जब दोस्तों पानी में मिलाएंगे तो पानी घोला जाता है, तो उसे दोस्तों विलयन कहते हैं। जबकि दोस्तों विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है दोस्तों उसे विलायक कहते हैं, तथा जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलय बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा? ये विलयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है? अगर दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों 2n² दोस्तों इसको संबोधित किया गया, इसको दर्शाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जाए तो बोरबेरी थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की दोस्तों बात की जाती है 2n² ये दोस्तों इसकी माने ये इसकी होती है। और जहाँ दोस्तों n की दोस्तों बात की जाए तो n जो दोस्तों है ये कक्षा की संख्या है, n बराबर दोस्तों कक्षा की संख्या, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन दोस्तों होते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो प्रोटोनियम में हाइड्रोजन सबसे अधिक समस्थानिक दोस्तों माना जाता है। इसे नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और मूल हाइड्रोजन के परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा परिचालित एकल प्रोटॉन को दोस्तों प्रोटियम कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए
तो ये बोयल के नियम के अनुसार दोस्तों होते हैं। और दोस्तों बात की जाए बोयल की, दोस्तों ये जो होते हैं बोयल के नियम अनुसार अस्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के दोस्तों क्या होते हैं, वैध क्रमानुपाती होती है, जहाँ पी जो दोस्तों हैं ये बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v के हो जाती है। इस पर इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगर कॉपर की दोस्तों बात की जाए, बोला जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों बात की जाए तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन अम्लीय दोस्तों होते हैं। क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जल अपघटन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप जब नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी क्वेश्चन डाले आप पर पहले पहुंच जाए। अगला प्रश्न है रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरण के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये पीटी का दोस्तों किया था, तो ध्यान रखिएगा। और रासायनिक वैज्ञानिक डोबरेनर दोस्तों पहले ही दोस्तों अगर पीटी की बात की जाती है प्लेटिनम होती है, प्लेटिनम दोस्तों होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों अवलोकन किया था तो समान त्रिक खोज की, जिसमें से तत्वों की आवर्त सारणी दोस्तों विकास हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात की जा रही है कवक की और पूछ रहा है कि कौन सी डबल रोटी का दोस्तों निर्माण किया जाता है। ये तो साइक्रोमैफेज दोस्तों होते हैं, इसके दोस्तों इसका निर्माण किया, इसको ध्यान रखिएगा। साइक्रोमैफेज दोस्तों इसका आंसर इसका हो जाएगा। और दोस्तों कवक में संचित कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है और इसकी कोशिका भी दोस्तों काइटिन की बनी होती है, काइटिन की दोस्तों बनी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होती है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये दोस्तों रोसेला के रूप में ये प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। और जबकि दोस्तों लाइबेरिया, इरवेनिया और रोमेलिया की दोस्तों बात की जाए, लाइबेरिया, इरवेनिया और रोमेलिया की दोस्तों बात की जाए तो आदि लाइकेन का दोस्तों उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। ये सब जो है दोस्तों इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें पूछ रहा कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। दोस्तों इसकी पैरेन्काइमा जो होती है ऊतकों में सभी कोशिकाओं समव्यापी तथा पतली भित्तियुक्त होती है, पैरेन्काइमा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो ये मृदु कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार और तथा बहुमुखी भी होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय क्षेत्र के दोस्तों ये बड़ा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। यहाँ तो अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कंगारू दोस्तों होते हैं, जो ऑप्शन डी पर दिया कंगारू, यही केवल अल्प विकसित बच्चों को दोस्तों जन्म देती है। और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों पाया जाने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना दोस्तों जानवर है, जो स्तनधारी पशु है और ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कंगारू को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये शेर में है, जो है ये छोटी आंत सबसे छोटी पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तुलनात्मक सैनिकों से की जाती है। निम्नलिखित किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। और तो इसकी बात की जाए तो ये संयुक्त रक्त कणिकाएं जो होती हैं इसकी दोस्तों तुलना सैनिकों से की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर श्वेत रक्त कोशिकाएं दोस्तों मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट भी दोस्तों इसको कहा जाता है। यह शरीर को संक्रमण रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है और अतः इसकी तुलना शरीर में रोगों को लड़ने के लिए सैनिकों के रूप में की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बोला कि दोस्तों सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। अगर बात दोस्तों यूकेलिप्टस की तो दोस्तों आवृत बीजी होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आवृत बीजी होते हैं। अगर बात दोस्तों
साइकस की, तो साइकस जो होती है ये अनावृत बीजी होती है, इसको ध्यान रखिएगा, अनावृत बीजी होती है। और फर्न जो होते हैं ये टिरिडोफाइटा होते हैं, और क्लेमिडोमोनाफ जो होते हैं ये शैवाल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन दोस्तों बोल रहा है कहाँ होता है? अगर इसकी बात की जाए तो इसकी उत्पादन जो होता है ये विदिशन में होता है, ये विदिशन में होता है, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो दोस्तों इसकी बात कीजिए, कवक द्वारा कौन सा होता है? ये दाद, दमा, पेचिस, ये सब जो होते हैं, फूट, गंजापन, निंद्रा रोग आदि प्रोटोजोआ के द्वारा दोस्त उत्पन्न होती है। इसका पेचिस जो है ये उत्पन्न फी हो जाएगा, पेचिस। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में अवस्थित होता है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये फूलों में होते हैं, ये फूलों में ऐसा होते हैं। और आवृत बीजों के प्रजनन अंग फूलों में अवस्थित रहता है, और इसके अंतर्गत पौधे को सम्मिलित किया जाता है, और जिसके बीज सदैव फल के अंदर होता है, तो जिसके बीज जो तो सदैव फल के अंदर होता है। और ये शाक तथा वृक्ष के 3 प्रकार के ये होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये 6 आधार पर इसको की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये 6 आधार पर की जाती है। और खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को दोस्तों 2012 में 20 खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। और इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शित करना है। और यह रिपोर्ट दोस्तों 6 कारणों के आधार पर की जाती है। अगर पहला की दोस्तों बात की जाए तो ये पहला जो होती है कि जीडीपी हो गया दोस्तों, प्रति व्यक्ति है जीडीपी। और दूसरा की दोस्तों बात की जाए तो ये सामाजिक सहयोग। और तीसरा की दोस्तों बात की जाए तो ये स्वास्थ्य जीवन प्रतिष्ठा। और चौथा की दोस्तों बात की जाए तो जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। और पाँचवा की दोस्तों बात की जाए तो पाँचवा जिसके हैं उदारता। और छठा की दोस्तों बात की जाए तो छठा जिसका है भ्रष्टाचार का बोध करना। इस प्रकार दोस्तों ये 6 है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? अगर दोस्तों बात की जाए तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दोस्तों ये अंतर्गत इसको रखा गया था, ये 5वीं हो जाएगा। और दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज के कार्यक्रम का संबंध दोस्तों 5वीं से है। और इस योजना में पहली बार दोस्तों गरीबी और बेरोजगार पर का ध्यान दिया गया था। और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत हुई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम का दोस्तों नवरत्न इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को दोस्तों क्या कहते हैं? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये लोरेंज वक्र इसको बोलते हैं, इसका ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा। और आय के वितरण में दोस्तों व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लोरेंज वक्र कहते हैं। और लोरेंज वक्र वस्तुतः तो आर्थिक विषमताओं को माप करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आर्थिक विषमताओं उसकी भी माप करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? अगर विकास के से है दोस्तों, अगर बात की जाए हथकरघा की तो ये मीरा सेठ समिति का संबंध जो है दोस्तों ये हथकरघा समिति से है। और महाजन समिति जो दोस्तों बात की जाए तो ये चीनी से है। और दोस्तों बात की जाए भंडारी समिति की, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्रचना करना। ये दोस्तों क्षेत्रीय बैंक जो होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दोस्तों इसकी पुनर्रचना करना होती है। और सहकारिता समिति दोस्तों बात की जाए तो ये केंद्र राज्य संबंध दोस्तों इसका दर्शाता है। इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मीरा सेठ समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? अगर इसकी बात की जाए तो ये दोस्तों 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि 5, 20, 80 और डैश के स्थान पर कितने पद होंगे? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसके स्थान पर दोस्तों कितने हो जाएंगे? ये एपी के प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं। अगर पहला पद कितना है? पहला पद 5 दिया गया है।
अगर दोस्तों बात की जाए फर्व अनुपात की दोस्तों, तो फर्व अनुपात दोस्तों कितना हो जाएंगे दोस्तों, फर्व अनुपात दोस्तों D/5 हो जाएंगे। तो D/5 दोस्तों कितना हो जाएंगे, तो 4 निकल गए। इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा TN जो है दोस्तों लास्ट पद कितना है दोस्तों दिया गया है, ये 51, 20 इसके लास्ट पद दिए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों तोड़िएगा, हम लोग जानते हैं दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा 51, 20 प्लस 5 इंटू दोस्तों 4 हो जाएगा, इंटू n माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों इसको हल कीजिएगा तो n का जो मान जो है यहाँ पे ये 6 निकल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें आगे बढ़ने में सहायता आप लोग का मिल सके। अगला प्रश्न है, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, तो ज्ञात करो कि वह व्यक्ति प्रति घंटा औसत चाल से तय करता है, तो ज्ञात करो कि वह व्यक्ति प्रति घंटा कितने मिनट तक रुकता है। अगर दोस्तों इसकी बात की जा रही तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसकी जो है गति दोस्तों है ये 20 किलोमीटर 20 मिनट सॉरी दोस्तों। और दोस्तों रुकने की समय निकाला जाए तो रुकने की समय की दोस्तों बात की जाए, रुकने की समय दोस्तों होती है क्या होती है, तेज गति या माइनस धीमी गति, तेज गति माइनस धीमी गति बता तेज गति इसका हो जाएगा इंटू दोस्तों 60 से 60 गुना मिनट बाय घंटा के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों आगे तोड़िएगा तो दोस्तों बोलती है कि तेज गति दोस्तों कितना है 42 है और धीमी गति दोस्तों कितना है 28 है, और फिर दोस्तों बाय तेज गति दोस्तों कितना है 42 इंटू दोस्तों 60 से मल्टीपल कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा इसको आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 20% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कितने दोस्तों परसेंट दोनों में पास हुए। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो दोस्तों दो को बना लीजिए, दो घर बना लीजिए। तो इसमें दोस्तों गणित की बात की जाए तो गणित में दोस्तों कितना हो 35%, गणित में 35%। और दोस्तों बात की जाए इंग्लिश में दोस्तों, तो इंग्लिश में ये 25%। और दोस्तों दोनों की दोस्तों बात की जा रही तो दोनों में कितना हो गया, दोनों में 10% दोस्तों, दोनों में 10%, ये 10% इसमें हो गया। अब दोस्तों निकालिएगा तो इसमें से 35 में 10 दोस्तों 25 बच जाएगा ही, बाद बाकी इसमें से 25 में 10 कीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों, ये 15 बच जाएगा। अब बोल रहा फेल छात्रों की संख्या दोस्तों बात की जाए तो फेल को जोड़िएगा दोस्तों, तो 25 प्लस 10 प्लस 15 दोस्तों ये 50% निकल गया है। और दोस्तों अब पूछ रहा है कि पास छात्रों की संख्या, तो पास छात्रों तो 50 में से 50 हटा दीजिए तो 50 बच जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह इसे पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है, तो मिश्रण का प्रतिफल दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों बात की जाए तो बोल रहा है कि 25% दोस्तों बेचने का बात की जाए 25% दोस्तों 25% जानते हैं 1/4 इसका हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अतः दूध व पानी के दोस्तों अनुपात की दोस्तों बात की जाए तो मिल्क व दोस्तों वाटर की बात की जाए तो ये 4:1 हो जाएगा। अतः दोस्तों मिश्रण में पानी का अनुपात दोस्तों निकाला जाए तो 1 कितना दोस्तों 5 इंटू कितना 100 कर दीजिएगा तो 20% निकाल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये 3/4 समय में 3/4 टाइम में 20 से आधा काम करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला काम को कितने दिन में काम करेगा। तो दोस्तों जानते हैं कि बोल रहा है कि ये जो है ए की बात की जा रही तो ये जो है दोस्तों 3/4, दोस्तों बी जो है उसी काम को दोस्तों 1/2 से दोस्तों माइनस कीजिएगा तो बचेगा। इस प्रकार दोस्तों 3a/2b हो जाएगा। और इस प्रकार से ए तथा बी की दोस्तों बात की जाए तो ये 2/3 हो जाएगा। अब दोस्तों काम की दोस्तों मल्टीपल निकालिएगा तो कुल काम की दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 3 2 5 या 5 गुना दोस्तों 18 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 काम दोस्तों निकल गया। अब 20 करवाना है तो बी का दोस्तों एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में तीन काम करता है, तो वो दोस्तों 90 को 3 में कर दीजिएगा दोस्तों इसका 30 निकल जाएगा। इसका दोस्तों आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में एक प्रश्न को देखे हैं जो बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।